Good morning, all of you. Today we are discuss about बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर अब क्या कर रहे हैं, डिस्कस करें, जिसको बोलोगे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. अब बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्निक है जिसके अंदर यूज करेंगे हम किसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. और यूज करते हैं किसको? एंजाइम्स को, जिसकी एंजाइम्स की हेल्प से क्या बनाते हैं हम? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं. वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो क्या हो? यूजफुल हो. किसके लिए? ह्यूमन के लिए. समझ में? ये था अपना बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस अब एक एफबीपी के अकॉर्डिंग क्या है? FEFB का मतलब क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब इसने बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है इसको कैसे डिफाइन किया है? इन्होंने माना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन है. किस किस का? नेचुरल साइंस का एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल और मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब नेचुरल साइंस के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन है. ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है? सेल. और सेल के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मॉलिक्यूलर एनालॉग है, जिसकी वजह से हम आगे जाके क्या बनते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे. और वो प्रोडक्ट फिर हमें क्या देते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. ये किसके अकॉर्डिंग था? EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी को इन्होंने क्या किया था? डिफाइन किया था. अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हम क्या करते हैं? माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस भी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. अब माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस क्या होती है? जिसमें हम बनाते हैं कर्ड, दही की फॉर्मेशन करते हैं. किससे? मिल्क से. और किसकी फॉर्मेशन करोगे? वाइन की. समझ में आया? अब सेकंड क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हम क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन आएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी. और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक तो हम क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज करेंगे किसका? जीन्स का. समझ में आई? और उसी को फिर क्या कर सकते हैं? आगे यूज कर सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए. और क्या करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रिपरेशन करते हैं हम किसकी? DNA वैक्सीन की. अब जैसे अपना अभी कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गया था? डिजास्टर हो गया था उस टाइम पे. अब उसमें जो वैक्सीनेशन बनी है वो वैक्सीनेशन किस चीज से फॉर्मेशन की गई थी? DNA से. समझ में आई? अब DNA क्यों था? जो अपना वैक्सीनेशन के अंदर एक टेस्ट करते थे जिसका फुल नाम क्या था? RT-PCR. अब RT-PCR का मतलब क्या है? R का मतलब क्या है? रिवर्स. T का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन. और P का मतलब क्या हो गया? पॉलीमरेज. और C का मतलब क्या होगा? चेन. और R का मतलब क्या होता है? रिएक्शन. अब जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA. अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या था? DNA. तो अब उस वायरस ने DNA के कौन से बेस पेयर पे अटैक किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसको DNA में कन्वर्ट करना पड़ रहा था. ये भी किसकी हेल्प से कर रहे थे हम? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से. अब मान लिया कोई डिजीज होगी, जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर. अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट करेंगे. किसको? डिफेक्टिव जीन्स को. समझ में चीज? अब नेक्स्ट अपना कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. आज के टाइम जो हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करें उसमें दो प्रोसेस होती है जो मेन मानी जाती है. फर्स्ट प्रोसेस तो कौन सी? अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता क्या है? ट्रांसफर इन विच जेनेटिक मटेरियल इज केमिकली अल्टर्ड. जो जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो जीन या जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के क्या होंगे? अल्टर्ड होंगे, डिफरेंट होंगे. एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट टू चेंज फिनोटाइप. अब जिस भी होस्ट के अंदर हमने वो DNA या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया है, अब वो अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा जीन. अगर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उस होस्ट का जो फिनोटाइप है वो भी क्या होगा? चेंज होगा. ये किसके अंदर आता है? अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर. अब सेकंड प्रोसेस क्या है? अपनी बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग. अब हमने जेनेटिक इंजीनियर के अंदर तो क्या किया? होस्ट के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया. अब बायो प्रोसेस के अंदर जो हमने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया है होस्ट के अंदर, उस होस्ट के अंदर उस जीन के अकॉर्डिंग कि वो जीन क्या कर सके? सर्वाइव कर सके या अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? एक प्रोवाइड टेम्परेचर करवाना. ये एक तरीके से उसका जो अपना जीन एक्सप्रेस कर पाए उसको एक मीडियम क्रिएट करना पड़ेगा उस जीन के अकॉर्डिंग. उसी को क्या बोलते हो? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. जैसे मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एटमॉस्फेयर इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोविंग डिजायर्ड माइक्रोब. अब जो उस जीन्स को हमने एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा दिया जिसकी वजह से वो क्या करेगा? ग्रो करेगा. ग्रो करेगा तो जो अपना डिजायर है वही अपने साथ के साथ क्या करता रहेगा? वो मल्टीप्लाई करते रहेगा. अब हमने जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रोथ करा रहे, तो ग्रोथ कैसी होगी? लार्ज क्वांटिटी पे करेगा. लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम्स. अब जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो क्या था? एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन की गई थी. अब वो किसके थ्रू थी? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू. समझ में आया? फिर नेक्स्ट है अपना, अब जो वैक्सीनेशन बनाई या जो भी डिजायर जीन हम निकाल लेंगे कैसे, या उस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. उसमें 3 स्टेप अपने बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म.
समझ में आई? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसके 3 बेसिक स्टेप है। सबसे पहले मॉडिफाई करने से पहले उसको क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जो जीन हमें चाहिए उस जीन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। समझ में? ये उसका फर्स्ट स्टेप होगा। अब हमने डिजायर जीन को क्या किया? आइडेंटिफाई किया। अब उस डिजायर जीन को होस्ट के अंदर क्या करना है? इंट्रोड्यूस करवाना है। अब होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब होस्ट के अंदर वो एटमॉस्फेयर बना के रखना, उसको मेंटेनेंस करके रखना, वो क्या होगा? अपना थर्ड स्टेप, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड हो डीएनए इन दी होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अगर जो हमने डीएनए ट्रांसफर किया है होस्ट के अंदर, वो डीएनए का अगर टेम्परेचर या उसका जो भी मीडियम है या जो भी एटमॉस्फेयर अगर प्रॉपर मेंटेन रहेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करेगा तो जिस सेल के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है वो सेल अपनी क्या बनाएगी? आगे प्रोजेनी बनाएगी। तो प्रोजेनी बनेगी तो हर प्रोजेनी के अंदर वो डीएनए क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। समझ में चीज? अब फर्स्ट स्टेप अपना कौन सा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। अब डिजायरेबल जीन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे निकालोगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर से या सेल के अंदर से? उसके 2 मेथड है निकालने के। फर्स्ट मेथड तो कौन सा? अपना ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। और सेकंड मेथड कौन सा? अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में चीज? अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या है? इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन एंड डिजायरेबल जीन। अब जो अपना ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड ऐसा मेथड था जिसके अंदर जो हमने डीएनए आइडेंटिफाई किया है उस डीएनए के अंदर दोनों टाइप के जीन क्या थे? साथ के साथ आ रहे थे। जो जीन अपना डिजायरेबल जीन है वो भी साथ के साथ आ रहा था और उसी के साथ कौन था? अनडिजायरेबल जीन भी क्या था? प्रेजेंट था। समझ में? अगर हमने डिजायर जीन को आगे होस्ट के अंदर अगर इंट्रोड्यूस कराओगे तो उसके साथ कौन इंट्रोड्यूस हो रहा था? अनडिजायरेबल भी इंट्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। समझ में आई? फिर सेकंड जो प्रोसेस थी अपनी कौन सी आई? जेनेटिक इंजीनियरिंग आई। अब जेनेटिक इंजीनियर के अंदर क्या किया? ओनली डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आई बात? अब जेनेटिक इंजीनियर के अंदर जो अपना डिजायरेबल जीन है ओनली उसको सिलेक्ट किया और वही आगे जाके होस्ट के अंदर हमने क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आई बात? सेकंड स्टेप कौन सा था फिर? अब इंट्रोड्यूस करने के बाद होस्ट के अंदर उसको क्या करना है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब होस्ट के अंदर उस आइडेंटिफाइड या डिजायर जीन को कैसे इंसर्ट कराओगे? उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? वेक्टर डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। अब वेक्टर का काम करता कौन है? प्लाज्मिड करेगा। प्लाज्मिड काम क्या करेगा? डिलीवर करेगा एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स अपने पास ये कोई भी एक बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है? प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है और बैक्टीरियल डीएनए भी प्रेजेंट है। अब हमने इसमें बैक्टीरियल सेल से क्या निकाला? प्लाज्मिड निकाला। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना डिजायर जीन क्या करवाया? इंट्रोड्यूस करवाया। तो जो प्लाज्मिड अपना वो कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। और हमने एक होस्ट को सिलेक्ट किया जिसका नाम क्या है? ई कोलाई। ई कोलाई कैसी सेल? अपनी यूकैरियोटिक सेल है। अब इसके अंदर यहां पे कोई भी प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई? तो ये कैसी सेल? अपनी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब हमने ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया? ई कोलाई सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये कैसी बन गई? अपनी ट्रांसफॉर्म्ड सेल की फॉर्मेशन होगी। समझ में आई चीज? और प्लाज्मिड के अंदर ही अपना कौन सा है? डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है। ये था अपना सेकंड स्टेप। अब इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब उस जीन के अकॉर्डिंग उस होस्ट के अंदर हमने क्या करके रखना है? एटमॉस्फेयर बना के रखना है जिसकी वजह से वो जीन क्या कर सके? आगे सर्वाइव कर सके या अपने आप को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके। तो उसमें क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन दी होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। समझ में? होस्ट के अंदर वो डीएनए अपने आप को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके और आगे प्रोजेनी के अंदर क्या हो सके? वो ट्रांसपोर्ट हो सके। अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी होस्ट के अंदर? एक तो क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। अगर जो अपना डिजायरेबल जीन है उसके अंदर अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस क्या हो जाए? अपसेंट हो जाए, या जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड अपना वेक्टर का काम किया था, तो वेक्टर के अंदर अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर अपसेंट होएगा तो क्या होएगा? जो सो कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपसेंट होगी तो वो अपने आप को क्या नहीं कर सकता? रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता। अगर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो अपना जो डिजायरेबल जीन है वो भी उसके साथ क्या नहीं कर सकता? रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा बॉडी के अंदर ही। समझ में ये चीज? फिर क्या होगा? जो एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट्स अलोंग विद होस्ट डीएनए। अब जो हमने एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया होस्ट के अंदर वो अपनी क्या बनाएगा? कॉपी बनाएगा। तो मल्टीपल कॉपी बनाता जाएगा। तो जो जिस सेल के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराया है वो सेल अपनी प्रोजेनी बनाएगी। तो प्रोजेनी बनाएगी तो वो जो अपना एलियन डीएनए है वो आगे क्या होगा? इनहेरिटेंस होएगा होस्ट के डीएनए के साथ। समझ में ये चीज? अब नेक्स्ट अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है?
ज्वाइनिंग एंड इंसर्टिंग ए फॉरेजन डीएनए या पीस ऑफ डीएनए बोल दो, किसके अंदर, होस्ट के अंदर। समझ में आई? कोई भी अपने पास डीएनए है, उस डीएनए के अंदर हमने अपना डिजायरेबल जीन क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। अब उस डीएनए के अंदर दो जीन अलग अलग क्या है, प्रेजेंट है, तो वो डीएनए अपना क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। समझ में, उसमें दोनों की कैपेबिलिटी प्रेजेंट है। अब अपना जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब किसने प्रोड्यूस किया था, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, कब किया था, 1972 के अंदर। समझ में आई? अब इन दोनों साइंटिस्ट ने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया वो कहां से आइसोलेट किया था, उसने आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। समझ में, उन्होंने एक जीन को आइसोलेट किया था जो क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। कहां से आइसोलेट किया, फ्रॉम ए प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीरियम, एक बैक्टीरिया है। समझ में, उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो क्या था, रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक, अब उन्होंने वो जीन निकाला, किसके साथ लिंक किया, लिंक्ड विद प्लाज्मिड वेक्टर एंड इंजेक्टेड इनटू ई कोलाई। समझ में आई बात? अब सैल्मोनेला टाइफेरियम में से एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन था वो सिलेक्ट किया। अब उस जीन को वेक्टर के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। वेक्टर के साथ ज्वाइन करने के बाद अब वेक्टर को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, प्लाज्मिड को, ई कोलाई के अंदर। अब जो अपनी ई कोलाई सेल थी वो कैसी सेल बन जाएगी, रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाएगी, या रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई समझ में? अब वो भी क्या है, उसके ऊपर भी किसी भी एंटीबायोटिक का क्या नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? अब ई कोलाई के अंदर जो हमने जीन डाला है वो जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और खुद की कॉपी बनाएगा, मल्टीपल होएगा, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। समझ में चीज? अब जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, सैल्मोनेला टाइफेरियम में से जीन निकालना है, उस चीज के लिए क्या क्या टूल्स देखने हैं आप। नेक्स्ट क्या अपना, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट तो टूल कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर सीजर। समझ में, जो डीएनए को कट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हमने डीएनए को कट कर दिया, अब वो जो डिजायर जीन था उसकी क्या करनी है, क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर के अंदर उसको क्या करना है, ऐड करना है। फिर क्या है, उस वेक्टर को फिर प्लाज्मिड जो वेक्टर था अपना उसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, होस्ट के अंदर। समझ में, ये तीन प्रोसेस है। आ जाओ फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट कौन सी अपनी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट पे ही क्या लगाते हैं, वो कट लगाते हैं, वही क्या होंगे अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे। अब जो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियेज फैमिली से क्या करेंगे, बिलोंग करते हैं। जो क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं इसको, फैमिली नहीं क्लास बोल सकते हैं इसको। कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियेज क्लास से। ठीक, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल्स अपना फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, इको R1। अब जो इको R1 है 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस होता है अपना पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। अब जो इको R1 पहले तो इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, फिर एक स्पेसिफिक साइट है ये कट लगाएगा, कहाँ पे, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाता है। समझ में ये चीज़? अब कट लगाएगा तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग होगी। अब इन जो स्ट्रैंड अलग हुए हैं, ये जो बना है इसको बोलोगे स्टिकी एंड। आगे जाके इसको क्या कर सकते हो, तुम ज्वाइन कर सकते हो। समझ में ये बात? अब अपना जो इन 1963 के अंदर 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। ई कोलाई सेल के अंदर 2 एंजाइम प्रेजेंट थे जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। समझ में कैसे? उनमें से एक एंजाइम तो क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था मिथाइल ग्रुप किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, और दूसरा एंजाइम क्या कर रहा था, कट लगा रहा था डीएनए पे। समझ में? फिर कुछ टाइम के बाद 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हुए, आइसोलेट हुए। कैसे आइसोलेट किए वो, 230 स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 बैक्टीरिया के अंदर स्टेन की गई, तो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हुए थे, आइसोलेट हुए थे। समझ में ये बात? अब नेक्स्ट अपना नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नेम कैसे, जैसे इको R1 है अपना, ई तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनस को, CO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन को, और फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है अपना रोमन नंबर। समझ में? रोमन नंबर का मतलब क्या है, ऑर्डर है इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, कि किस नंबर पे वो आइसोलेटेड है वो चीजें। अब जैसे इको R1 कहां से निकाला है, ई कोलाई RY13 से क्या है, आइसोलेट हुआ है। समझ में ये बात? फिर नेक्स्ट अपना टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने, फर्स्ट तो कौन सा है,
एक्सोन्यूक्लियस, और सेकंड कौन सा अपना एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस तो क्या करेगा, कट फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के दो एंड है अपने, एक तो क्या है 3 प्राइम और एक क्या आएगा 5 प्राइम, या तो यहां पे कट लगाएगा या यहां पे कट लगाएगा, एंड पे कट लगाएगा, कौन एक्सोन्यूक्लियस। समझ में। सेकंड कौन सा फिर अपना एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। ये डीएनए के बीच में कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वहां पे कट लगाएगा, कौन एंडोन्यूक्लियस। समझ में बात। अब नेक्स्ट अपना फिर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, हिंद सेकंड। अब जो हिंद सेकंड है वो इसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, कितने बेस पेयर की है वो 6 बेस पेयर की है। समझ में। और वो वहीं पे क्या लगाएगा, कट लगाएगा। ये इसकी सीक्वेंस है ये वाली। अगर जो हिंद सेकंड है अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अगर कट लगाएगा तो वो एक कौन सा एंड बनाता है, वो ब्लंट एंड बनाएगा। ये आगे जाके क्या नहीं होंगे, वापिस ज्वाइन नहीं होंगे। समझ में बात। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या करेंगे, ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद उसको क्या कर देंगे, वहां पे कट लगा देंगे। समझ में। अब जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है, उसको रीड अगर करोगे तो दोनों साइड से क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर रीड करूं, जैसे ये मान लो अपना इक्वार1 वाला ये वाला, अब ये अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अगर मैं इस साइड से रीड करूंगा तो ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन। ठीक। अगर यहां से इस साइड से रीड करूंगा तब भी क्या आएगा, ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन और साइटोसिन। ये इस साइड से और ये इस साइड से, तो दोनों के दोनों क्या है, सेम साइड है, तो इसी सीक्वेंस को क्या बोलोगे, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक। फिर नेक्स्ट अपना जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस्ड स्टिकी एंड। दो टाइप के एंड है मैंने साथ के साथ बताया, एक तो स्टिकी एंड हो गया और सेकंड कौन सा हो गया अपना ब्लंट एंड। ये दो एंड की क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करेंगे। समझ में। फिर अपना एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, जितने भी स्टिकी एंड बनेंगे उनको आपस में ज्वाइन करने में हेल्प कौन करेगा, डीएनए लाइगेज हेल्प करता है। समझ में बात। ये था अपना फर्स्ट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकंड है फिर अपना कौन सा, क्लोनिंग वेक्टर। अब हमने डीएनए को कट कर दिया, अपना जो डिजायरेबल जीन है वो भी निकाल लिया। अब उस डिजायरेबल जीन को क्या करना है, वेक्टर के साथ अटैच करवाना है या ज्वाइन करना है। अब दो टाइप के वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर कौन सा अपना प्लाज्मिड, सेकंड वेक्टर कौन सा अपना बैक्टीरियोफेज। अब प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग है, ये अपने आप अपनी खुद की क्या करता रहता है, कॉपी करता रहता है, बनाता रहता है। और ये कैसा होता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। समझ में। बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ओनली 1 to 2 कॉपी पर सेल। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर दो क्या मिल सकते हैं, प्लाज्मिड मिल सकते हैं। समझ में ये चीज। सेकंड अपना कौन सा है फिर वेक्टर, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज हाई नंबर पर सेल, एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियोफेज क्या है, मिल सकते हैं। समझ में। फिर क्या है, वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ जीनोम विद इन दी बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये अपनी कॉपी क्या कर सकते हैं, बहुत नंबर में बढ़ा सकते हैं। समझ में। अब अपना जो वेक्टर है उसके फीचर क्या क्या है, फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। क्लोनिंग करवाने के लिए वेक्टर के अंदर कौन से फीचर रिक्वायर्ड हैं वो देखते हैं। एक तो वेक्टर के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से अपना डिजायर जीन भी अपनी खुद की क्या करेगा, कॉपी बनाता चला जाएगा। सेकंड क्या चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर, जिसे क्या बोल सकते हो, मार्कर जीन। थर्ड क्या चाहिए अपनी क्लोनिंग साइट। और फोर्थ क्या होना चाहिए, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल। समझ में। ये अब देखते हैं। फर्स्ट है अपना, जैसे अपना क्लोनिंग वेक्टर जो अपना मेन यूज करते हैं PBR322। अब जो PBR322 वेक्टर है ये हर्बर्ट बोयर ने आइसोलेट किया कब, 1977 के अंदर। अब इसमें P का मतलब क्या है, प्लाज्मिड, B का मतलब क्या है, बोलीवर, R का मतलब क्या है, रोडिक्यूस। समझ में। और 322 क्या है इसका नंबर है। अब जो अपना PBR322 है कितने बेस पेयर का है, 4361 बेस पेयर का क्या आता है, प्लाज्मिड है ये। समझ में। अब इस पे कौन कौन सी साइट प्रेजेंट है, एक तो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। अब रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है, हिंद थर्ड होगी, इको R1, बैम H1, सेल 1, PVU सेकेंड, PST फर्स्ट, क्ले फर्स्ट, ये सारे के सारे क्या अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट है। समझ में। फिर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट है,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एक तो कौन सा है, एम्पिसिलिन, और दूसरा कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन, ये वाले, समझ में आया। फिर इसी के ऊपर एक है रोप, ये वाला सीक्वेंस, इसको बोलते हैं रोप। रोप क्या करता है, कोड करता है, कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। उस प्रोटीन को क्या करता है, ये कोड करता है जो हेल्प करता है इसके रेप्लिकेशन के अंदर, समझ में ये बात। अब अपना कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट जो से हमने पढ़ी, अब वो देखते हैं। जैसे हिंद थर्ड था अपना, इसमें एच का मतलब क्या है, हीमोफिलस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एन क्या है, इन्फ्लुएंजी, जो स्पीसीज है अपनी। डी क्या होगी, स्टेन, और थर्ड क्या होगा अपना, रोमन नंबर, समझ में। ये अपने कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है या रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये मैंने इनकी सभी की फुल फॉर्म लिख रखी, कहाँ से कैसे निकाले गई है ये देख लेना, तुम पढ़ लेना इनसे। फिर अपने फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट फीचर कौन सा अपना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, वो सीक्वेंस है जहां से अपने रेप्लिकेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी, समझ में। ए पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैन रेप्लिकेट विद इन दी होस्ट सेल, समझ में। जो अपना पीस ऑफ डीएनए हमने लिंक करवाया किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर, और वो अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। ये था अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड अपना फिर सिलेक्टेबल मार्कर या मार्कर जीन। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर या मार्कर जीन काम क्या करते हैं, ये हेल्प करेंगे हमको सिलेक्ट करने में, किस चीज को, ट्रांसफॉर्मेंट सेल को। अब ट्रांसफॉर्मेंट क्या था, अब हमने ऊपर जो किया था, एक तो हमने प्लाज्मिड लिया था और एक हमने ई कोलाई ली थी। ई कोलाई के अंदर कोई प्लाज्मिड उस टाइम पे नहीं था, ये हमने प्लाज्मिड ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब अपनी ये जो ई कोलाई सेल थी कैसी होगी थी, ट्रांसफॉर्म सेल होगी थी। तो ये जो मार्कर जीन है यही हेल्प करते हैं हमें ट्रांसफॉर्मेंट आइडेंटिफाई करने में, कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सी नहीं है, वो चीज को समझ में आया। ट्रांसफॉर्म तो क्या करेगा, ये सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा और एलिमिनेट कर देगा किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, समझ में आया। फिर थर्ड अपना क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट होती क्या है, जहां पे हमने लिंक करना है अपना एलियन डीएनए को, समझ में। वेक्टर नीड ए सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक प्लाज्मिड या एक वेक्टर के पास या तो एक साइट मिलेगी या एक से ज्यादा साइट मिल सकती है, कौन सी, रिस्ट्रिक्शन वाली, जहां से हमने कट करना है उसको, समझ में। फिर कट करने के बाद लाइगेशन ऑफ ए फॉरेजन डीएनए एट बैम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। अब जैसे ये वाला है, अब अपना PBR 322 ये वाला है, अब इसके ऊपर बैम H1 साइट ये वाली है, समझ में। अब ये बैम H1 साइट कहाँ पे प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम अपना जीन क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, समझ में। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन्हें वेक्टर PBR 322, ठीक, यही था अपना। अब इसके अंदर अब मान लिया अपनी दो चीजें याद रख लेना, अब ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म पता चल गया। पहले यही बता देता हूं, जैसे अब अपने पास तीन टाइप की सेल दिखाई देगी। मान लिया अपने कोई एक मास्टर प्लेट प्रेजेंट है, अब मास्टर प्लेट के अंदर तीन टाइप की सेल निकलेंगी। फर्स्ट तो कौन सी होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर प्लाज्मिड है ही नहीं, एब्सेंट है। दूसरी सेल ऐसी निकलेंगी जो ट्रांसफॉर्म तो है बट उसके अंदर जो प्लाज्मिड कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और तीसरी सेल कौन सी होगी, ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक। अब ये देखते हैं होते क्या है। जैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो जो अपना PBR 322 के अंदर दो एंटीबायोटिक साइट थी। फर्स्ट तो कौन सी थी, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी था वो, और वो कैसा था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी था। अगर अपनी सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो उसके अंदर प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है। तो अगर प्लाज्मिड ही एब्सेंट है उस सेल के अंदर तो वो सेल रेजिस्टेंस नहीं होगी, किसके अंदर, ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगी वो और ना ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी, समझ में आई। अब दूसरी सेल कौन सी है, ट्रांसफॉर्म तो है, उसके अंदर प्लाज्मिड तो है बट प्लाज्मिड कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, अभी जैसे हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी, एक बैम H1 जो साइट थी अपनी, उसके ऊपर हमने अपना जीन क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वो साइट है कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन पे प्रेजेंट है। अगर हमने वो जीन अपना टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे अगर इंजेक्ट कराओगे तो जो अपना टेट्रासाइक्लिन तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं बचेगा, समझ में, ओनली क्या बचेगा, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बचेगा, रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, समझ में। अगर वो अपनी सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ना तो जीन अपना टेट्रासाइक्लिन पे ना अपना जीन एम्पिसिलिन पे, तो कौन सी होगी, वो दोनों साइड से क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। वो टेट्रासाइक्लिन भी रेजिस्टेंस होगी और एम्पिसिलिन भी रेजिस्टेंस होगी। अब अपनी क्या है नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ये वाला एग्जांपल जो अभी बताया मैंने, बैम H1 पे हमने क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन की जगह अपना डिजायर जीन को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया।
तो अब वो प्लाज्मिड कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो रिकॉम्बिनेंट बनने की वजह से अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली कौन सा रेजिस्टेंस है, वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है। समझ में? अगर एम्पीसिलिन साइट पे अगर अपना जीन इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो ओनली कौन सा रेजिस्टेंस बचेगा, टेट्रासाइक्लिन बचेगा। यही चीज़ है। नेक्स्ट अपना फिर ये रहा रेजिस्टेंस ओनली टू एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन किसके अकॉर्डिंग, हमने जीन अपना कौन सी साइट पे इंट्रोड्यूस करवाया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर, जो बैम H1 साइट थी उसके ऊपर। समझ में? जिसकी वजह से वो अपना जीन कैसा बचा था, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस बचा था। अब इसी के अंदर ये डायग्राम देखो, अपने पास ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, जैसे वो ई कोलाई सेल थी वही चीज़, और एक साइड अपनी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, इसके अंदर प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है। अब इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो प्लाज्मिड अपना क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। समझ में आई? और ये सेल अपनी क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अब इन दोनों सेल को हमने एक ग्रोथ मीडियम के अंदर क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। अब उस ग्रोथ मीडियम में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और एक एंटीबायोटिक है, कौन सी, एम्पीसिलिन। अब ये वाली सेल तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, और ये वाली सेल आगे के आगे क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। किसकी वजह से, वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस क्या थी, प्रेजेंट था उसके अंदर वो जीन। समझ में? फिर नेक्स्ट अपने पास वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। अब हमने प्लांट के अंदर क्लोनिंग करनी है या एनिमल के अंदर क्लोनिंग करनी है, तो दोनों के अंदर वेक्टर अलग अलग यूज करते हैं। प्लांट के अंदर तो कौन सा वेक्टर यूज करोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, ये एक तरीके से पैथोजन होता है डाइकोट प्लांट के अंदर। और एनिमल के अंदर कौन यूज करोगे, रेट्रोवायरस। समझ में? अब थर्ड अपना आ गया टूल, कौन सा, कंपिटेंट होस्ट। समझ में? अब कंपिटेंट होस्ट का मतलब क्या है, अब ज़्यादातर अपना जैसे डीएनए है, डीएनए का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोफिलिक है तो अपनी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, अपनी बाइलिपिड लेयर से बनी होती है। उसका हेड तो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, बट टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। समझ में आई? अब जो डीएनए अपना कैसा है, हाइड्रोफिलिक। अब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड तो क्या करेगा, डीएनए को अलाउ कर लेगा अंदर आने के लिए, बट टेल उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, अंदर एंटर नहीं करने देगी। तो क्या है, डीएनए कैन नॉट पास सेल मेम्ब्रेन। समझ में आई? तो उस डीएनए को सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर पास करना है तो बैक्टीरियल सेल को क्या करना पड़ेगा, कंपिटेंट बनाना पड़ेगा। कंपिटेंट का मतलब क्या होता है, कैपेबल। अब उसको कैसे बनाओगे, उस बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करना है विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ बाईवैलेंट कैटाइन। अब बाईवैलेंट कैटाइन में किसका यूज करते हैं हम, कैल्शियम का। अब ये देखो ये, अब अपने पास क्या है, एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल है। अब इसको हमने ट्रीट कर दिया कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, और बाहर क्या था, प्लाज्मिड। समझ में आई? अब प्लाज्मिड था, अब इसको हीट किया हमने, हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर थोड़ा क्या हो गया, डिस्टर्बेंस होएगा, और उसकी वजह से बाईवैलेंट अंदर जाएंगे, तो उसके साथ कौन जाएगा, प्लाज्मिड भी क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से अपनी नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल किस में कन्वर्ट होगी, प्लाज्मिड ट्रांसपोर्टेड सेल में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया बन गया। समझ में बात? अब अदर मेथड है अपने डीएनए इंट्रोड्यूस करवाने के होस्ट के अंदर, कौन कौन से, फर्स्ट तो कौन सा है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या काम करता है, जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली क्या करवा देगा, इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करवा दो, इंट्रोड्यूस करवा दो। दूसरा मेथड कौन सा है, बायोलिस्टिक्स, जिसे बोलते हो जीन गन। इसके अंदर सेल आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी, सेल के ऊपर बम्बार्डिंग करवानी है बिल्कुल हाई वेलोसिटी के साथ, किसकी, माइक्रो पार्टिकल्स, किसके, गोल्ड के और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। समझ में? गोल्ड को लिया या टंगस्टन को ले लो, उन दोनों को ऊपर से कोट करवा दो, किसकी, डीएनए की, और उसके सेल के ऊपर क्या करवा दो, बम्बार्डिंग करवा दो। तो अपना जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ में? अब थर्ड क्या अपना, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, जो क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्ट्स दी सेल, सेल को इन्फेक्ट करेगा और अपना जो ट्रांसफर कर देगा किसको, आरडीएनए इनटू होस्ट सेल को। समझ में चीज? डिसआर्म का मतलब क्या है, उसके हमने वो डिजीज कोज नहीं करेगा, ओनली बस डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करता है, प्रोसेस में यूज किया जाता है। समझ में? फिर नेक्स्ट अपना प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी बनाई कैसे गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज है। फर्स्ट क्या अपना, एक तो क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन करोगे, किसको, जेनेटिक मटेरियल को। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करने के बाद उसको डीएनए को क्या करोगे, कट करोगे एक स्पेसिफिक साइट पे से। फिर उसको क्या करोगे, एम्प्लीफिकेशन करोगे ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसकी हेल्प से, पीसीआर की हेल्प से। फिर इसको इंसर्शन करवाना है आरडीएनए को किसके अंदर, होस्ट के अंदर। फिर होस्ट के अंदर जो अपना जीन है वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। फिर प्रोडक्ट के आगे क्या करवानी है हमने,
डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवानी है। समझ में? ये सारी प्रोसेस अपनी किसकी? आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। अब आ जाओ फर्स्ट। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी की फर्स्ट क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किसी भी सेल से या ऑर्गेनिज्म में डीएनए को कैसे आइसोलेट करोगे? समझ में? अब मान लिया अपने पास कोई भी बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया मान लो, प्लांट मान लो या फंगस मान लो। अब उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सेल वॉल को। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। अब बैक्टीरिया अगर लोगे तो कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल लोगे तो कौन सा एंजाइम? सेलुलेज। अगर फंगस को सिलेक्ट करोगे तो कौन सा एंजाइम? काइटिनेज। इन तीनों एंजाइम की हेल्प से हमने क्या कर दिया? उसको सेल वॉल को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने की वजह से अब सेल क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसमें से रिलीज होएगा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हमने सिलेक्ट किसको करना है? ओनली डीएनए को, बट उसके साथ कौन है? आरएनए भी है, प्रोटीन भी है। अब उनको क्या करना है? सेपरेशन करना है, सेपरेशन ऑफ डीएनए। अगर आरएनए है, आरएनए को राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम्स की हेल्प से क्या करवा दो? रिमूव करवा दो। बच गया कौन? प्रोटीन। प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से क्या करवा दो? रिमूव करवा दो। अब आरएनए रिमूव हो गया, प्रोटीन रिमूव हो गया, और जो डीएनए है, फिर डीएनए को क्या कर दो? अब उसके अंदर ऐड कर दो चिल्ड इथेनॉल, जिसकी वजह से डीएनए के क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। समझ में चीज? अब डीएनए अपना क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। अब उस डीएनए के अंदर हमने क्या करनी है? अब कटिंग करनी है। कट करने के लिए कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगा, स्पेसिफिक साइट पे कट लगाएगा, ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है। तो डीएनए के क्या बनेंगे? फ्रेगमेंट बनेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड, उनको फिर अलग अलग करते जाओ। किसकी हेल्प से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपना डीएनए के सेगमेंट क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब मान लिया अपना कोई भी एक डिजायर जीन किसी भी एक सेगमेंट में क्या है? प्रेजेंट है। अब एग्रोस जेल में से उस फ्रेगमेंट को क्या करना? निकालना, कट करना। उसी को क्या बोलते हो? इल्यूशन। कट डीएनए बैंड फ्रॉम एग्रोस जेल इज नोन एज इल्यूशन। समझ में? फिर थर्ड रिएक्शन कौन सी अपनी? पीसीआर, जिसे एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जीन बोल रहे थे। किसकी हेल्प से? पीसीआर की हेल्प से। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप है। कौन कौन से? डी नेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। अब जो हमने डीएनए निकाला, डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसको क्या करो? 94 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दो? हीट कर दो, जिसकी वजह से इनके हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में से क्या होंगे? ब्रेक होंगे। तो ये स्ट्रैंड अलग, ये स्ट्रैंड अलग। अब इन दोनों स्ट्रैंड के अंदर एनिलिंग करवा दो। जो अपना डिजायर जीन है वो आरएनए जो प्राइमर बनेगा उसको अटैच करवा दो। समझ में? कितने टेम्परेचर पे? 94 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक। अब इतने टेम्परेचर पे अपना नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो क्या नहीं कर सकता? सर्वाइव कर नहीं सकता। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता? अपना टैग पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। समझ में? वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? इस प्राइमर को आगे एक्सटेंड करेगा, ऐसे। समझ में बात? अब एक्सटेंशन कितने टेम्परेचर पे है? 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो अपना क्या हो गया? दोनों के दोनों अलग अलग बन गए, कंप्लीटली डीएनए बन गए। अब इसकी अमाउंट हमने बढ़ानी है, लार्ज अमाउंट पे प्रोडक्शन करनी है। तो इसके कितने साइकिल चलाने पड़ेंगे? 30 साइकिल। समझ में? 30 टाइम्स बार बार पीसीआर क्या करनी पड़ेगी? परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या था अपना? डीनेचुरेशन था। डीनेचुरेशन के अंदर हमने डीएनए को क्या किया? हीट किया। कितने पे? 94 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो डीएनए के स्ट्रैंड थे अपने क्या हो गए? सेपरेट हो गए। फिर उसके अंदर क्या की? एनिलिंग की। एनिलिंग का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 प्राइमर। कितने टेम्परेचर पे? 92 टू इसमें 52 से लेके 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कहाँ पे? 3 प्राइम एंड पे। फिर थर्ड क्या था अपना? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एडिशन करवाते गए। किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। किसके ऊपर? प्राइमर के ऊपर। किसकी हेल्प से? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम क्या था? टैग पॉलीमरेज। समझ में? ये था अपना थर्ड स्टेप। अब हमने एक्सटेंशन करवा दिया, प्रोडक्शन करा दी, पीसीआर हो गया। अब उसको क्या करना है? इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होस्ट सेल ढूंढोगे। अब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अब होस्ट सेल के अंदर वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल प्रोटीन। अब वो अपने आप की प्रोडक्शन करेगा तो डिजायरेबल प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर। ए प्रोटीन इन कोडिंग फोरेजन जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। समझ में बात? अब नेक्स्ट अपना फिर बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? बड़े बड़े वेसल होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल रखते हैं और ये बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जो बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल है उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसके अंदर बायोरिएक्टर के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में। कितनी?
100 से लेके 1000 लीटर ऑफ कल्चर के क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसी के अंदर बायोरिएक्टर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हमें ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। अब ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन का मतलब क्या है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट और विटामिन, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर हमें प्रोवाइड करा सकते हैं ग्रोथ करवाने के लिए। बायोरिएक्टर आर कैसा होता है, स्टीरिंग टाइप। स्टीरिंग टाइप का मतलब क्या होता है, नीचे से इस टाइप से जो घूमता रहेगा अंदर की साइड से, इस तरीके से होता है। ठीक, ये होता है अपना बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स है, तो बायोरिएक्टर के पास क्या होगी, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रेजेंट होएगा, उसमें फोम कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होएगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होएगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होएगा, और सैंपल निकालने के लिए उसके ऊपर क्या होगा, एक पोर्ट प्रेजेंट होता है। समझ में, जिससे हम टाइम टू टाइम उसको क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। ठीक, फिर लास्ट प्रोसेस अपनी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब अपना जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है, फिर उस प्रोडक्ट की क्या करनी है, प्यूरिफिकेशन करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, और फिर बाद में उसको क्या करना है, सेल कर देना है। समझ में? थैंक यू ऑल ऑफ यू।